अच्छा, जो पहले हमने अभी सीखा है ना, हमने एक एसेट का लेजर बनाना सीखा है, जिसे आप कॉस्ट का लेजर भी कह सकते हैं। अच्छा, जब ये कॉस्ट का लेजर हम बना रहे हैं तो ये बताओ स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए है या WDV मेथड के लिए? दोनों के लिए है। ये बात आपने कभी जिंदगी में नहीं भूलनी, चाहे मेथड डेप्रिसिएशन का जो मर्जी हो, ये लेजर बन सकता है। अब इसमें क्या टेक्निक है, इसकी क्या फीचर्स हैं? तमाम एसेट्स चाहे खरीदो चाहे बेचो, वो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट से आएंगे। अगर चाहे खरीदो तो भी कॉस्ट से आएंगे और अगर बेचो तो भी कॉस्ट से आएंगे। मतलब इसका जब हम लिखेंगे ब्रॉड ऑन वन और कोई साल होगा, तो हम जब ब्रॉड ऑन लिखेंगे तो उसको डेप्रिसिएशन से नेट करके नहीं लिखेंगे। अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि जब WDV मेथड हो यहां बुक वैल्यू लिखते हैं, नहीं, बुक वैल्यू जाती है डेप्रिसिएशन फाइंड करते वक्त, यहां पर कॉस्ट ही लिखते हैं। और फिर जब भी कोई एसेट खरीदेंगे, एडिशन होगा, एडिशन तो हमेशा होता ही कॉस्ट पे है। जब भी हम कोई एसेट बेचेंगे डिस्पोजल के नाम से, यहां पर डिस्पोजल की कॉस्ट ही आएगी और हम इसको क्लोज कर दिया करते हैं। और भी कुछ चीजें ऐसी आती हैं इस लेजर के अंदर, लेकिन अभी तक हमने वो पढ़ी नहीं। जैसे जैसे पढ़ेंगे ये लेजर बड़ा होता जाएगा। फिलहाल इतना ही हमने पढ़ा है। एडिशन एक से ज्यादा हो सकते हैं तो सारे डेबिट साइड पर, डिस्पोजल भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, और लेजर हमेशा एनुअल बनाया जाता है, साल का लेजर होता है। ये मत समझना कि 2 साल के लेजर हम इकट्ठे बना लेंगे, वो इकट्ठे बन सकते हैं, लेकिन पहला क्लोज करके इसके कैरी डाउन को फर्दर ब्रॉड ऑन लेकर, ऐसा हो सकता है। फिर हमने सीखा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर भी टोटल अभी तक 4 चीजें ही हमने सीखी हैं। अगर हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर की बात करें, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के और भी नाम है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ये इसके नाम है। वन कोई भी साल होगा, अगर ब्रॉड ऑन होगा तो क्रेडिट साइड पर आएगा, क्योंकि ये काउंटर एसेट होता है। जो हम वर्किंग करके डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे वो यहां पर आएगी, और मेथड चेंज होने से यहां पर जो अमाउंट लिखी जाती है वो अमाउंट चेंज हो जाती है। जितने मेथड चेंज करोगे वर्किंग सारी वही है, सिर्फ यहां पर लिखने वाली अमाउंट और जो वर्किंग से अमाउंट फाइंड करेंगे वो पैटर्न चेंज होता है बस। फिर उसके बाद अगर कोई एसेट बेचोगे तो वो एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां पर आएगी। ये बेसिकली अगर मैं आपको देसी तरीके से बताऊं, जितने हमारे एसेट पहले पड़े थे प्लस जितने खरीदे माइनस जितने बेच दिए, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में हमने जितने अपने एसेट इस्तेमाल किए, कितने इस साल इस्तेमाल हो गए, और जो बेच दिया उसका सारा यूज निकाल देते हैं। मतलब जितना हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, हम जैसे जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी अमाउंट वेयर एंड टेयर, जैसे जैसे हमारा एसेट पुराना हो रहा है, इस्तेमाल हो ही जा रहा है, तो उसकी अमाउंट भी उतनी खत्म करते जाते हैं। तो वो कहते हैं जितना डेप्रिशिएट कर दिया है, एसेट भी खत्म कर दिया, उसकी डेप्रिसिएशन को भी सारी को खत्म कर दिया, तो क्लोज करके हमारे पास कैरी डाउन आ जाता है। बिल्कुल चेंज हो, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होगा तो स्ट्रेट लाइन मेथड से फाइंड हो रही होगी, और अगर WDV मेथड होगा तो उस मेथड से फाइंड हो रही होगी। डिस्पोजल जब हमने एसेट बेचते हैं तो डिस्पोजल को अपनी बुक से निकाल देते, क्रेडिट कर देते हैं, उसकी जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारी इस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर आ रही होती है, तो जब एसेट ही नहीं रहा तो उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी रिमूव करते हैं, खत्म कर देते हैं इसमें से, तो इसलिए इसको अपोजिट साइड पे लिखा हुआ है माइनस करने के लिए। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाय डिफॉल्ट क्रेडिट होती है, तो जब उसको डेबिट कर रहे हैं इसका मतलब उसको एलिमिनेट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। उसके बाद डिस्पोजल का लेजर हमने सीखा,
डिस्पोजल के लेजर में 4 चीजें आती हैं, 3 चीजें लिख लेंगे, चौथी चीज उसकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। 3 चीजें लिख लेंगे, चौथी चीज उसकी बैलेंसिंग फिगर आएगी। कैसे? यहां पर एसेट का नाम लिख लो, या पीपीई लिख लो, या कॉस्ट लिख लो। जितना उसको अपने इस्तेमाल कर लिया वो लिख लो। ठीक होगी बात? जो इसका डिफरेंस आएगा वो एसओपीएल के नाम से इधर भी आ सकता है, दोनों में से किसी एक साइड पर है। ये मैं आपको डायरेक्ट तरीका सिखा रहा हूं, क्योंकि देखो कहते हैं कि सीए कॉन्सेप्चुअल स्टडी है, नो डाउट, लेकिन जितना टाइम होता है ना, कॉन्सेप्ट के जरिए पेपर नहीं पास हो सकता। क्यों? क्योंकि पेपर आपका पूरा ही नहीं होगा। कॉन्सेप्ट रखने हैं, लेकिन कुछ चीजें आपने याद करनी है कि वहां पर सोचना ना पड़े। डायरेक्ट हमें पता हो कि इसमें ये चीजें आती हैं, क्वेश्चन से ढूंढ के लिखकर सवाल खत्म, ताकि हमारा टाइम सेव। जो एक टेक्निकल बात आएगी उस पर हम अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, उसको सोचेंगे। अब एक लेजर जो पहले आपने नहीं पढ़ा उसको हम सीखते हैं, वो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का लेजर। हाँ जी, बताया जरा डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सपोज मैं कुछ साल भी लिख लेता हूं, दिसंबर 2023 आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास की, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन का लेजर बना रहा हूं, किस साइड पर लिखूं? डेबिट साइड पर। किस नाम से लिखूं? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से। सपोज मैं अमाउंट भी एक लिख देता हूं। अब मैंने इसको क्लोज करना है, कोई एक ही एंट्री होती है ना डेप्रिसिएशन की, तो साल भर में एक ही एंट्री होती है। मैंने अब इसको क्लोज करना है। जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो इसका मैं कैरी डाउन नहीं लिख सकता, क्योंकि जब आप छोटे छोटे थे पीआरसी के अंदर तो आपने ये देखा था कि इनकम, एक्सपेंस और ड्राइंग्स, इनकी क्लोजिंग एंट्री होती है, बैलेंसिंग नहीं होती। मतलब इसका बैलेंस आगे नहीं जाता, कैरी डाउन ब्रॉड डाउन नहीं होता, ये क्लोज हो जाते हैं उसी साल। तो क्लोज किस में जाकर होते हैं? एसओपीएल के अंदर। बस खत्म। जब भी आपने, अगर वो कहता है कि जी मुझे डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करके दे, सॉरी उसका लेजर बना कर दे, तो इसका लेजर ये है कि डेप्रिसिएशन लिखकर वो कैरी डाउन नहीं लिखना, क्या लिखना है? एसओपीएल। क्योंकि अगर कैरी डाउन लिख दिया तो फिर वो ब्रॉड डाउन भी बनेगा। और डेप्रिसिएशन का नाम के साथ क्या होता है? फॉर द ईयर। वो तो सिर्फ एक साल की होती है। हर एक्सपेंस फॉर द ईयर होता है। एक और प्रूफ दूं, आप लोग एसओपीएल के नीचे डेट कैसे लिखते हो? फॉर द ईयर। उसके अंदर जो कुछ आ रहा होता है ना, वो कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं आता। आपके एसओपीएल के अंदर जो कुछ आ रहा होता है ना, वो सारा फॉर द ईयर होता है, सिर्फ उस साल का होता है। वो कभी भी एसओएफपी के अंदर चीज नहीं है। फिर छोटा दिमाग, आप लोग सोचते हो सर क्लोजिंग स्टॉक, अब कहते हो सर क्लोजिंग स्टॉक तो एसओपीएल के अंदर भी आता है, कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर, और एसओएफपी के अंदर भी आता है। वो अल्लाह के बंदे, आप लोग सोचो, आप क्लोजिंग स्टॉक को उसके अंदर नहीं लिख रहे हो, वहां से निकाल रहे हो, वो माइनस करते हो वहां से। वो क्लोजिंग स्टॉक को परचेजेस की अमाउंट से माइनस करते होते हैं, क्योंकि वो एक्सपेंस है ही नहीं। क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है कि जितना जो आपने जितना स्टॉक बेचा है ना, सिर्फ उतना एक्सपेंस में लिखना है, और क्लोजिंग स्टॉक तो बिकता ही नहीं है, वो तो अनसोल्ड होता है ना, तो इसलिए उसको हमने एक्सपेंस में, वो उसके अंदर नहीं आ रहा होता, वहां से क्या हो रहा होता है? माइनस होकर कहां जाता है? एसओएफपी के अंदर। तो अगर कोई, वो क्योंकि हमारा करंट एसेट होता है ना, करंट एसेट एसओएफपी के, एसओपीएल के अंदर क्या करने आएगा? मतलब इनकम स्टेटमेंट के अंदर करंट एसेट क्या करने आएगा? तो वहां से हम क्या करते हैं? निकाल के हम लिखते हैं, जैसे प्रीपेड को प्रीपेड में एक्सपेंस में से माइनस करके उधर लिखते हो करंट एसेट के अंदर। तो याद रखें कि जो भी एक्सपेंस का लेजर होगा, किसी भी एक्सपेंस का,
अगर उसका लेजर बनेगा ना तो उसका कैरीड ऑन नहीं आएगा, वो किस नाम से आएगा? हमेशा एसओपीएल के नाम से। खत्म हो गया। फिर अगले साल 31 दिसंबर 2024 में फिर डेप्रिसिएशन आएगी, किस नाम से आएगी? अक्यूमुलेटेड एक्शन के नाम से 7000, और फिर क्या होगा? एसओपीएल 7000। ये हर साल यही खेल चलता रहेगा। डेप्रिसिएशन की ना टोटल 2 एंट्रीज हो सकती है, एक जर्नल एंट्री, एक क्लोजिंग एंट्री। एक जर्नल एंट्री और एक क्लोजिंग एंट्री। उसकी जो जर्नल एंट्री होती है ना, वो होती है डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 7000 में लिख देता हूं, ये है जर्नल एंट्री। अच्छा, क्लोजिंग एंट्री किसी को आती है एक्सपेंस की? एक्सपेंस की क्लोजिंग एंट्री एसओपीएल डेबिट, और इनकम की क्लोजिंग एंट्री एसओपीएल क्रेडिट। तो ये एक्सपेंस है, एसओपीएल डेबिट और डेप्रिसिएशन, ये है इसकी क्लोजिंग एंट्री। और आप मुझे बताएं, ये वाली एंट्री है, ये करके देख लो, डेप्रिसिएशन के लेजर में किस साइड पर आ रहा है? इसका मतलब है डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रही है और एसओपीएल, तो ये एंट्री रिकॉर्ड की हुई है, क्लोजिंग एंट्री। ठीक होगी बात? लेकिन अभी तक पेपर में ये चीज नहीं आई हुई, लेकिन जाहिर सी बात है, आप कौन सा कोई डिग्री लेने आए हो, आप लोगों ने तो आगे जाकर काम भी करना है इसी फील्ड में, तो ये बातें आपको पता भी होनी चाहिए कि ये जो हमारे पास क्लोजिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट क्या है। जब आपके पास कॉन्सेप्ट है ना, तो अकाउंटिंग का पेपर नहीं फेल होता। आप जो मर्जी, जो गंद मार के आ जाए, पेपर पास है। लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ अगर किया आपने, कैलकुलेशन गलत हो जाए, यहां तक कि मुझे याद है मेरे पास एक दफा कुछ इस तरह से जवाब आ रहा था जो मैंने हल किया पेपर में, तो मैंने कहा किसी चीज का रेट फाइंड करना था, तो वो बाकी रेट आ रहे थे कि 15, 16, 25 इस रेट में, और एक चीज का रेट इतना आ रहा था। मैंने कहा ये तो रेट पॉसिबल ही नहीं है। मैंने खुद ही इस रेट को कर लिया और सवाल हल करके आ गया, और ये मेरा पेपर पास हो था। मतलब वहां पर आपकी ना कैलकुलेशन के एरर बेयरेबल होते हैं, कॉन्सेप्चुअल एरर आई कैप नहीं माफ करता। मतलब जर्नल एंट्रीज, अगर रिपोर्टिंग की बात करें ना, तो जर्नल एंट्रीज आपको अगर पोस्टिंग उनकी आती है ना, आप फेल हो ही नहीं सकते। पूरी अकाउंटिंग, दुनिया के अकाउंटिंग जर्नल एंट्री के ऊपर बेस करती है। अगर आपको जर्नल एंट्री सही तरह पोस्ट करनी आती है, जर्नल एंट्री सबको आती होती है, पोस्टिंग नहीं आती। अगर पोस्ट करनी भी आ जाए ना, तो आपका FR1 भी पास, FR2 और CFAP का पेपर भी कभी फेल नहीं हो सकता, और ना ही आप आगे कभी मार खाओगे ऑडिट के अंदर। मतलब जब ऑडिट करने जाओगे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, मुझे कब पता चला इस बात का कि जब हम जाते हैं ना ऑडिट करने ताजा ताजा, तो हमें प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम अपने सीनियर के पास जाते हैं कि हम इसको कहां लिखें। सीनियर कहता है इसकी एंट्री बना, हम उसको एंट्री पास करके देते हैं, तो सीनियर हमें बताता है जाओ यहां पर लिख दो। हम कहते हैं सीनियर तो बड़ा जीनियस है, हालांकि उस सीनियर को हमने बताया है, हमने उसको एंट्री बताई तो उसने हमें बताया, और जीनियस कौन हुआ? सीनियर। उसे पोस्टिंग आती है, बेस हमें पता थी, पोस्टिंग उसको आती है। तो अगर पोस्टिंग हम सीख लेंगे, इसका इस्तेमाल करना सीख लेंगे, क्योंकि देखिए जर्नल एंट्री की पोस्टिंग किधर जाती है? अगर ये लेजर बनाओगे तो कैसे लिखोगे? अगर ये एसओसीआई में जाएगा तो कैसे लिखोगे? एसओएफई में जाएगा तो कैसे लिखोगे? इसके डिस्क्लोजर बनाने हैं तो कैसे लिखेंगे? ये इसे पोस्टिंग कहते हैं, और वो हमने सीखना है पूरी अकाउंटिंग। चले जनाब, लेजर के बाद अगर मैं जर्नल एंट्रीज की बात करूं ना, तो जर्नल एंट्रीज में एसेट खरीदने की जो एंट्री होती है वो पीपीई डेबिट, कैश क्रेडिट। डेट लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, जब भी एसेट खरीदेंगे एंट्री कैश की जगह अकाउंट पेएबल आ सकता है, कुछ और भी हो सकता है, बैंक आ सकता है। और जब जब एसेट बेचेंगे एंट्री क्या पास करेंगे? कैश डेबिट, accumulated depreciation डेबिट, पीपीई क्रेडिट, और इसका जो डिफरेंस होगा एसओपीएल। फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री। अच्छा, डेप्रिसिएशन की क्लोजिंग एंट्री खुद से ना पास करना कभी, जब तक वो पूछे ना। पूछेगा तो उसकी क्लोजिंग एंट्री पास करना, नहीं पूछता नहीं पास करना, सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी है, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, चले जी, पुरानी चीजें और आसान चीजें, आसान तो सारी अकाउंटिंग है,
पुरानी चीजें खत्म। अब मैं बात करने लगा हूं केसेस ऑफ एडिशन। क्या ये पूरी दुनिया के केसेस हम डिस्कस कर लेंगे? नहीं, कुछ। एडिशन का मतलब क्या है? एसेट हमारे पास आ रहा है, एक्विजिशन, एसेट हमारे पास आ रहा है। सबसे पहला केस, मेरे पास एसेट आया, मैंने कैश दिया। पहली सिचुएशन कैश बेसिस। कैश बेसिस से क्या एंट्री पास होगी? पीपीई डेबिट, कैश क्रेडिट, और जो वैल्यू आएगी उसकी नेट कैश प्राइस। मतलब जो उसकी प्राइस है, जो उसकी कीमत है, जो कीमत हम देकर आ रहे हैं, उस कीमत पे इसकी एंट्री पास होगी अगर हम एक कैश पे एसेट खरीदते हैं, जो नॉर्मल चीज है हमारे पास। दूसरा केस, नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स। मतलब उधार पे, और वो उधार क्या है? नॉर्मल। मतलब नॉर्मल उधार क्या होती है भला? 30 to 90 डेज की रेंज में। मतलब 30 भी तो 15 दिन भी हो सकते हैं, मतलब अप टू 90 डेज की उधार पे। तो फिर भी जो उधार पे वो चीज दे रहे होते हैं, वो उसी कीमत पे दे रहे होते हैं जो कैश प्राइस पे ऑलमोस्ट दे रहे होते हैं। थोड़ा बहुत भी फर्क हो तो जो कीमत वो हमें बताएगा, हमने उसी की एंट्री पास कर देनी है। पीपीई डेबिट, पेएबल या अदर पेएबल क्रेडिट। जो अमाउंट आएगी वो नॉर्मल कैश प्राइस आएगी, नॉर्मल प्राइस। और इसको भी आप नॉर्मल चाहे लिख लो। नॉर्मल प्राइस होता है लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट वगैरह। तो नॉर्मल हम लिखते हैं वही अमाउंट जो आप लोगों ने तरीका पढ़ा हुआ है कि लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट माइनस कैश डिस्काउंट, फिर अदर खर्चे ऐड करके वही। तीसरा केस, बियॉन्ड द नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स। या ऑन इंस्टॉलमेंट। बियॉन्ड द नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स का मतलब क्या होगा? बियॉन्ड द नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स का मतलब क्या होगा कि 90 दिन से ज्यादा टाइम के लिए, 2 साल, 1 साल, 3 साल, अगर इस तरह, या किस्तों पे चीज ली है, तो फिर जब हम एंट्री पास करेंगे ना, तो फिर हम नेट ऑफ इंटरेस्ट एंट्री पास करेंगे, मतलब विदाउट इंटरेस्ट। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। वो हमें कहता है कि भाई साहब, आपने अगर 2 सालों की उधार पे चीज खरीदनी है ना, तो मैं आपको 4 लाख रुपए की दूंगा फॉर 2 years क्रेडिट। उसने हमें कहा कि भाई 4 लाख रुपए लूंगा, अगर नॉर्मल कैश प्राइस इसकी कोई और है, हमें वो 4 लाख में दे रहा है। रेट है मार्केट का 10%। हमने एक एंट्री पास करनी है, पीपीई डेबिट, अदर पेएबल क्रेडिट है, उधार भी है ना, तो 4 लाख से एंट्री पास नहीं करेंगे। हम एंट्री पास करेंगे 4 लाख ओवर 1 प्लस 0.10 की पावर 2। ये क्या लिखा है मैंने भला? हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके एंट्री पास करनी। अगर बियॉन्ड द नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स हो, तो अगर वो खुद बता देगा कि इसके अंदर इतना इंटरेस्ट है, या हम खुद उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कितना आंसर आ रहा है जी? 330579 टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हम एंट्री पास करेंगे पीपीई डेबिट, अदर पेएबल क्रेडिट 330579 330579, ये एंट्री आपके पास जी। देखिए, असल कीमत ही इसकी यही थी। वो तो 2 साल की उधार की वजह से वो हमें महंगा दे रहा है,
तो हमने इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में तो नहीं ऐड कर देंगे ना, वो तो अदर एक्सपेंस में लिखेंगे। विदाउट इंटरेस्ट लिखना है कि अगर बियॉन्ड द नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स हो या ऑन इंस्टॉलमेंट हो तो हम विदाउट इंटरेस्ट लिखेंगे। ओरिजिनल वैल्यू पे लिखेंगे। ये अभी वैल्यू जो आई है ये इसकी वैल्यू ओरिजिनल है। अगर हम नेट कैश प्राइस पे खरीदते हैं तो वो हमें इतने का देता, और हमने 2 साल की उधार पे खरीदा है तो उसने कहा जी 4 लाख रुपए। अगर हम कहते हैं कि अच्छा अगर हम आज ही सारे पैसे देना चाहते हैं तो फिर कितने पैसे वो लेता हमसे, 330579। अच्छा इस तरह से भी वो कह सकता था। एक और तरीका मैं बता देता हूं इसी सवाल के अंदर। अच्छा ये ना चीजें हमारे पेपर में नहीं अभी तक आई, लेकिन हम स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं IA-16। उस स्टैंडर्ड में जो कुछ कवर हुआ है वो हमने पहले सीखना है, और फिर जो देखेंगे कि हमारा किस हद तक स्टैंडर्ड कवर होता है हमारे सिलेबस के अंदर। एक और सिचुएशन में बताता हूं कि वो कहता है जी मैंने एक एसेट खरीद के आ रहा हूं। हमने पूछा जी कितने का खरीदा है, कहता है मैंने ना किस्तों पे खरीदा है। क्या किस्त दी है, वो कहता है जनाब पहले साल की किस्त, दूसरे साल की, तीसरे साल की और चौथे साल की। कहता है मैंने दिया है 50,000 पहले साल, 50,000 दूसरे साल, 50,000 तीसरे साल और 80,000 चौथे साल। कहता है इसके अंदर इंक्लूड है टोटल इंटरेस्ट इन ऑल इंस्टॉलमेंट ₹60,000। कहते हैं सारी किस्तों में 60,000 इंटरेस्ट भी है। हमने एक एसेट खरीद के आ रहे हैं 4 किस्तों पे, ये किस्तों की डिटेल है, और कहते हैं इसके अंदर 60,000 का इंटरेस्ट भी है। पहली किस्त में हो सकता है 10,000 हो, दूसरी में 15,000, कुछ इस तरह से। अब हमने तो एंट्री पास करनी है ना, PPE डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट, क्योंकि अभी तो उधार है ना, इंस्टॉलमेंट भी उधार ही होता है। तो हम जब एंट्री पास करेंगे PPE डेबिट, अकाउंट अदर पेएबल क्रेडिट, कितनी अमाउंट से भला करेंगे? क्या इन सबको प्लस करके कर दें या इसमें से इंटरेस्ट निकाल के करें? इंटरेस्ट माइनस करके, क्योंकि स्टैंडर्ड ने कहा है कि अगर इंस्टॉलमेंट पे चीज लो या बियॉन्ड द नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स लो तो आपने उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दे। अलग से इंटरेस्ट बताया हुआ तो खुद माइनस कर दो, इंटरेस्ट नहीं बताया तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर। तो हमारी एंट्री कितने से पास हुई? 1,70,000। बाकी अमाउंट जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे इंटरेस्ट की एंट्री पास हो जाएगी, फाइनेंस कॉस्ट में जाता जाएगा। हमने सिर्फ अभी एसेट को देख रहे हैं कि एसेट की क्या एंट्री पास हो। ओके की बात। कैश बेसिस पे खरीदोगे तो नॉर्मल कैश प्राइस, नॉर्मल क्रेडिट टर्म से खरीदोगे तो नॉर्मल कैश प्राइस, और अगर बियॉन्ड द नॉर्मल क्रेडिट टर्म खरीदोगे तो इंटरेस्ट निकाल के। इंटरेस्ट निकालने के 2 तरीके, इंटरेस्ट बता दिया तो माइनस कर दो, नहीं बताया तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर। अब हम आते हैं चौथा केस, जहां पे आपको लगे कि आपका सर चकराने लग गया तो फौरन बता देना, आपको पैनाडोल दे देंगे जी। क्वेश्चन अब ये है कि अगर पर्सनल एसेट हमारा मतलब ओनर का एसेट बिजनेस में आ जाता है, ओनर की तरफ से बिजनेस में एसेट आ जाता है, एंट्री क्या पास होगी? PPE डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। लेकिन हम एंट्री के साथ साथ हम अमाउंट भी देख रहे हैं कि अमाउंट कितनी आएगी। अब देखें, एसेट फ्रॉम ओनर्स इनटू बिजनेस, ये इसका जवाब है एट इट्स फेयर मार्केट वैल्यू। क्या मतलब है इसका? हम एक सवाल करते हैं, कहता है हुआ ये कि एक ओनर का एसेट था जिसकी कॉस्ट थी 5 लाख, जिसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 1 लाख,
जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 4,40,000। कहते हैं इस डिटेल वाला एसेट ऑनर ने आज इस टाइम बिजनेस को दे दिया। अब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 5 लाख, उस 1 लाख का इस्तेमाल हो चुका था। 4,40,000 से उसकी फेयर मार्केट वैल्यू चल रही है। हमने क्या एंट्री पास करनी है? आंसर एंट्री तो यही पास होगी ना, पीपीई डेबिट कैपिटल क्रेडिट, बस और कुछ नहीं सोचना। हमने आप कहोगे सर क्या इसका गेन या लॉस रिकॉर्ड नहीं करेंगे? हम बुक्स बिजनेस की बना रहे हैं, ओनर की नहीं बना रहे। हम किसकी बुक्स बना रहे हैं? बिजनेस की। तो बताएं जनाब हम किस वैल्यू से एंट्री पास करें? 4 लाख से, 5 लाख से, या 4,40,000 से? सिंपल, बस हमारे एसेट्स में 4,40,000 डेबिट हो जाएगा। किस नाम से डेबिट होगा? कैपिटल के नाम से। बाकी बिजनेस के अंदर कोई एंट्री पास नहीं होगी, ना डिस्पोजल की। आप कहेंगे जी ये डिस्पोजल है ऑनर का, तो ऑनर का डिस्पोजल है, हमारे लिए एडिशन है, हमने एडिशन की एंट्री पास करनी है। और एडिशन की एंट्री में एसेट डेबिट होता है और जो कंसिडरेशन होती है वो क्रेडिट। तो ऑनर की तरफ से आने वाला एसेट ऑलवेज रिकॉर्डेड एट इट्स फेयर मार्केट वैल्यू। बाकी एक सवाल वो और भी हमें धोखा देने के लिए कह सकता है कि इस जैसा मार्केट में एसेट अगर हम खरीदने जाएं तो वो इतने का मिलता है, बट उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ये है। तो हमने हर हाल में इसको ही कंसीडर करना है। ठीक होगी बात? नहीं, ये फाइंड नहीं करनी पड़ती, ये गिवन ही होती। अगर गिवन ना हो तो उसकी बुक वैल्यू लेंगे, अगर गिवन ना हो तो बुक वैल्यू। नेक्स्ट केस, चौथा, पांचवा केस, स्टॉक एंड ट्रेड used as non-current asset into business। स्टॉक एंड ट्रेड, स्टॉक एंड ट्रेड आपको पता होगा कि स्टॉक एंड ट्रेड कहते हैं इन्वेंट्री को। स्टॉक एंड ट्रेड का मतलब है आपकी गुड्स, जिस चीज का आपका बिजनेस है, यूज्ड, आपने उसको इस्तेमाल किया एज नॉन करंट एसेट इनटू बिजनेस। इसका मतलब समझाता हूं, आपका गाड़ियों का बिजनेस है, आपने एक गाड़ी खुद निकाल के बिजनेस के यूज में के बिजनेस के किसी इंप्लॉय को दे दी, वो तो आपकी गुड्स थी। अब वो जो गुड्स हैं वो आपने अपने एक इंप्लॉय को दे दी कि भाई ये घर से आया जाया कर। वो जो इंप्लॉय को गाड़ी देते हैं ना, वो हमारा एसेट होता है, व्हीकल। अब अपना ही स्टॉक क्या बन गया? एसेट। दूसरी एग्जांपल, हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, हमने अपना ही फर्नीचर निकाल के ऑफिस में सेट कर दिया, तो इसका क्या मतलब है? हमने अपना फर्नीचर क्या बना लिया? नॉन करंट एसेट। बेचा नहीं ना, वो जो ऑफिस में रख लिया, क्या वो बेचने के लिए? नहीं। हाँ, बहुत रेयर केसेस होते हैं ऐसे कि जो बंदा होता है वो अपना स्टॉक, वो अपना एसेट, वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए में लोगों को बेचते हैं, वो खुद इस्तेमाल नहीं करते, वो अच्छा नहीं होता ना। जैसे अक्सर किसी के कपड़े की दुकान हो तो वो लोगों को तो कपड़ा बेच रहे होते हैं, लेकिन अपना कपड़ा किसी और जगह से खरीद कर ला रहे होते हैं। हाँ, वो हम ही ऐसे कपड़े पहनते, लोगों को पहनाते हैं बस। तो ऐसा भी मैंने देखा है, खास तौर पर ना, एक मैं दोस्त है, वो ये जो डब्बे वाला दूध है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो मैंने उनको उनके घर गया, चाय पी, तो उन्होंने ना किसी और दूध से चाय बनाकर पिलाई। मैंने कहा आप लोग का, मैं तो वही टेस्ट करने आया था। कहते नहीं, वो टेस्ट करने वाला नहीं है। तो ऐसा भी होता है, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि ये जो स्टॉक एंड ट्रेड है, मतलब बिजनेस ने अपना स्टॉक अपने लिए नॉन करंट एसेट बना लिया। वो कुछ भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर आपकी प्रिंटर या प्रिंटर की यानी बिजनेस है, आप प्रिंटर बेचते हो, तो एक प्रिंटर या कंप्यूटर आप अपने ऑफिस में रख लेते हो, तो आपको कहते अपना ही स्टॉक आपने किस में रख लिया। अब इसके अंदर 2-3 बातें होती हैं।
जो आपने अपना स्टॉक को एसेट बनाया पेपर में, उसके बारे में आपको बताई होगी कॉस्ट और एक उसकी बताई होगी सेल वैल्यू। सेल वैल्यू को इनवाइस वैल्यू भी कहते हैं और लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। सपोज दैट उसकी कॉस्ट थी 40,500 और ये उसकी वैल्यू थी 45,000। मतलब एक स्टॉक जिसकी आपको कॉस्ट कितनी पड़ी 40,500, अब मार्केट में आप उसको कितने का बेच रहे हो 45,000 का। तो ये वाला एसेट बेचने की बजाय आपने बिजनेस में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अपना एसेट बना लिया। तो स्टैंडर्ड कहता है जब भी अपना स्टॉक अपना एसेट बनाओगे हमेशा उसकी कॉस्ट वैल्यू से बनाओगे, लिस्ट प्राइस पे नहीं बनाओगे। जब भी कोई अपना स्टॉक अपना एसेट बनाओगे हमेशा किस वैल्यू पे बनाओगे, कॉस्ट पे बनाओगे। ठीक होगी बात। तो हम किस अपना इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, पीपीई डेबिट। अगर पीरियोडिक सिस्टम है तो परचेज क्रेडिट, और अगर परपेचुअल सिस्टम है तो इन्वेंट्री क्रेडिट। वैल्यू कौन सी आएगी 40,005। इसमें भी एक इशू आता है पेपर में, जब सवाल आता है तो इसमें क्या इशू आता है वो भी हम डील कर लेते हैं अभी। ये लिख लिया कि जब भी हम अपना स्टॉक अपना एसेट बनाएंगे तो किस वैल्यू पे बनाएंगे, कॉस्ट पे बनाएंगे। अब इसमें जो इशू आता है वो देख लें। पेपर में सवाल आ गया जनाब, वो कहता है अ स्टॉक हैविंग लिस्ट प्राइस रुपीज 15,400 used in factory as non-current asset, normal markup is 25%। ये जी क्वेश्चन है हमारे पास। एक स्टॉक है जिसकी लिस्ट प्राइस 15,400 है और वो फैक्ट्री में इस्तेमाल करने लगे हैं हम। अब हमें पता है कि ये अपना हमने स्टॉक बनाया है तो एंट्री क्या पास होगी तैयब इसकी, पहले एंट्री में तो अमाउंट बाद में देखते हैं। पीपीई डेबिट परचेजेज क्रेडिट, यही एंट्री पास होनी है। हमारा पीपीई डेबिट हो रहा है परचेजेज के नाम से। अब अमाउंट क्या 15,400 आएगी। स्टैंडर्ड ने हमें मना किया है, स्टैंडर्ड ने कहा है कि हमने लिस्ट प्राइस पे नहीं लिखना, हमने इसको कॉस्ट पे लिखना है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट है नहीं तो हम फाइंड कर लेते हैं। अगर आपको पता है कि आपके पास ये एक परसेंटेज गिवन है और ये परसेंटेज आपकी हेल्प करेगी कि आपने सेल से कॉस्ट या कॉस्ट से सेल कैसे फाइंड करनी। सेल से इसके कई फॉर्मेट्स होते हैं, तरीकाकार होते हैं, हर बंदा अपने तरीके से करता है। हमने जो तरीका सीखा हुआ है कि वो एक सीपीएस बना लेते हैं और उससे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मैं वैसे आज आपके ग्रुप में वो सीपीएस वाला एक दफा फिर तरीका शेयर कर दूंगा, जिसको भूल गया या जिसको नहीं आता वो एक दफा रिवाइज कर लेगा, क्योंकि हमने आने वाली पूरी अकाउंटिंग के अंदर वही इस्तेमाल करना है। तो कोई और भी करता हो तो तब भी हमने यही करना है। ठीक है, तो वो तरीकाकार एक दफा वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप सीख लेना। अभी मैं लिख देता हूं, हम इसको देखेंगे। मार्कअप है 20 तो कॉस्ट को रखेंगे 100, प्रॉफिट रखेंगे 25 और ये कितना हो गया, यही बनाते होते हैं। ये जो आपके पास 15,400 है
ये कॉस्ट है या सेल प्राइस है? ये सेल प्राइस है। अगर ये कॉस्ट होती तो हमें तो चाहिए कॉस्ट, तो अगर ये कॉस्ट नहीं है तो 15,400 को 125 पे डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसको इसके बारे में नहीं पता चल रहा परेशान हूं, मैं आज ही लेक्चर शेयर कर दूंगा, 10-15 मिनट का है या 20 मिनट का है, तो वो सुन लेना तसल्ली से और उसको याद कर लेना, क्योंकि आने वाली जिंदगी में हमने इसी फॉर्मेट में चलाना है काम। ठीक है, कितना आंसर आ गया? 1 2 3 1220 1 2 3 2 0। तो 1 2 3 2 0 1 2 3 2, तो ये हमारे पास एंट्री पास हो जाएगी पीपीई डेबिट परचेजेस क्रेडिट, पीपीई डेबिट परचेजेस। क्लियर होगी बात? चलो जी, लास्ट केस। अभी कितने हो गए? 5। कैश बेसिस पे तो नॉर्मल कैश प्राइस, नॉर्मल क्रेडिट पे तो भी नॉर्मल कैश प्राइस, बियॉन्ड द नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स या इंस्टॉलमेंट में तो नेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर यानी अगर ओनर की तरफ से आएगा तो फेयर मार्केट वैल्यू, और अगर स्टॉक से उठाकर एसेट बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट गिवन है तो कॉस्ट से एंट्री पास कर दे, नहीं तो कॉस्ट फाइंड कर। ओके, अब आ जाए जनाब ऐसा टॉपिक जो आपके तबक रोशन करते, मतलब लास्ट केस। बोला क्या केस है? एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या है? एक एसेट देके उसके बदले एसेट ले लेना, एसेट के बदले एसेट, एसेट के बदले एसेट, उसे कहते हैं। इसका मतलब है इसमें एट द सेम टाइम एडिशन भी है, डिस्पोजल भी है, एट द सेम टाइम एडिशन भी है और डिस्पोजल भी। तो ये केस थोड़ा अच्छा केस है। अब इसको एक तो है कि आई कैप के हिसाब से पढ़ा जाए, उसमें ना समझ लग जाता है लेकिन क्वेश्चन हल करते वक्त परेशानी होती है, इसलिए हम पहले देखते हैं कि क्वेश्चन हल करने के लिए हम कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएंगे, और फिर हम चले जाएंगे कि आई कैप की जो बुक से रीडिंग है वो क्या लिखा हुआ है। तो एक्सचेंज के केस में हमारे पास दो एसेट्स होते हैं, एक एसेट होगा रिसीव, इसको हम कह देते हैं, चाहे ये एसेट हमारे एसेट से पुराना क्यों ना हो, हम इसे क्यों कह रहे हैं न्यू, क्योंकि हमारे पास आ रहा है एसेट रिसीव्ड। स्टैंडर्ड में क्या लफ्ज लिखा हुआ है? एसेट रिसीव्ड, और हम क्या इस्तेमाल कर लेंगे? न्यू एसेट। फिर दूसरा एसेट कौन सा होगा? जो एसेट दे रहे हैं, एसेट गिव अप या गिवन अप, और हम इसे क्या कह दें? ये हमारी लैंग्वेज है, ऊपर वाली लैंग्वेज स्टैंडर्ड की है। अब जो हम एसेट दे रहे हैं वो डिस्पोजल है, जो एसेट हम ले रहे हैं वो एडिशन है। एक तरह से तो ये एक एंट्री तो आप पास कर सकते हो सादा सी एंट्री। देखिए, डिस्पोजल की एंट्री सोच के करते हैं। किसकी एंट्री सोचनी है? डिस्पोजल की। देखें, जब मैंने एसेट बेचता हूं, पहले डेबिट किसको करता हूं? कैश को। तो क्या इसके बदले मुझे कैश आ रहा है या नया एसेट आ रहा है? तो मैं न्यू एसेट डेबिट कर देता हूं, या कह सकता हूं एसेट रिसीव्ड, मैं नया एसेट डेबिट करूंगा। मैंने किसकी जगह एसेट डेबिट किया? कैश की जगह। उसके बाद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी, और जब मैं अपने ना डिस्पोजल की एंट्री पास यहां पर साइड पे कर ही लेते, कैश डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, पीपीई क्रेडिट, तो यही करते हो। और अगर लॉस हो तो एसओपीएल डेबिट, और अगर गेन हो तो एसओपीएल क्रेडिट। ये एंट्री का तो पता है। अब मैं ये इसी एंट्री को थोड़ा अपडेट करने लगा हूं। कैश की जगह क्या आ गया? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये किस एसेट की आएगी? जो हमने खरीदा वो, या जो बेचा वो? जो दे रहे हैं वो, क्योंकि जो हमारे पास आ रहा है वो कहां से डेप्रिशिएट हुआ अभी। और ओल्ड एसेट क्रेडिट,
एक और चीज इसमें आती है, वो ये कि अगर हम दो एसेट लेन देन कर रहे हैं तो हो सकता है उसके अंदर कैश इन्वॉल्व हो या ना हो भी सकता है। जैसे मैंने कहा कि जनाब आपके पास फोन है और मैंने कहा जी आपका फोन मुझे पसंद आ गया, तो हम एक्सचेंज कर लेते हैं, जी आपके पास कौन सा फोन है, जी आपके पास आईफोन है, मैं कहता हूँ ठीक है मुझे आईफोन दे दो, मेरा गुर्दा ले जाओ। अब वो देखेंगे कि मेरे गुर्दे की कीमत और आईफोन की कीमत में पहले कि हो सकता है आईफोन की कीमत ज्यादा हो, तो फिर वो बाकी हो मैं आपको कैश दूंगा या दूसरा गुर्दा भी थोड़ा सा काट के दे दूंगा। मतलब एक्सचेंज के केस में जब एसेट्स का एक्सचेंज करते हैं तो अगर एक एसेट की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, अगर जो हम एसेट ले रहे हैं उसकी वैल्यू ज्यादा है और हमारे एसेट की वैल्यू कम है, तो फिर हम साथ कैश भी देंगे। और जो हम एसेट ले रहे हैं उसकी वैल्यू कम और हमारे एसेट की वैल्यू ज्यादा है, तो फिर हम कैश रिसीव करेंगे। तो कैश अगर लेंगे तो डेबिट और अगर देंगे तो क्रेडिट। तो फिलहाल ज्यादातर हम एसेट एक्सचेंज तभी करते होते हैं जब हमें नए एसेट की जरूरत होती है। तो एक दफा पेपर में आज तक कैश डेबिट हुआ है, मतलब हमारा एसेट ज्यादा अच्छा था, वरना हर दफा क्या होता है कि इस सारे मटेरियल का जो डिफरेंस होगा या वो गेन होगा या वो, अगर इस साइड पर चीज आ रही है तो लॉस, और अगर क्रेडिट साइड पर आएगा तो, क्योंकि लॉस हमारा डेबिट होता है और गेन हमारा क्रेडिट होता है, वो आता है एसओपीएल के नाम से ही। दोबारा देखें, एक्सचेंज के केस में जो नया एसेट आएगा उसको डेबिट कर देंगे, पुराने एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट, वो बजाते खुद क्रेडिट। अगर कैश इन्वॉल्व है तो रिसीव किया तो डेबिट, पे किया तो, जो सारी एंट्री का डिफरेंस होगा, अगर डेबिट साइड लोअर है तो एक्सपेंस, अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो इनकम गेन। आप कहेंगे सर ये तो बात हमें समझ लग गई, और याद रखिए जो बात आपको समझ लग जाए ना वो कभी अच्छी बात नहीं होती, मतलब वो टेक्निकल बात नहीं होती, वो टेक्निकल कौन सी बात है जो समझ लग जाए। तो ये सबसे ज्यादा पूरे स्टैंडर्ड के अंदर टेक्निकल बात एक्सचेंज का केस है। क्या इसमें टेक्निकल चीजें हैं? ये जो नया यानी एसेट हम लेंगे तो सर उसकी डेप्रिसिएशन नहीं होगी, यानी नहीं, वो तो अभी हमारे पास अभी आया है ना, वो तो हम डेप्रिशिएट एज एन एडिशन के तौर पर करेंगे उसको। हाँ, ये पूरा जो इसके ऊपर टेक्निकल बात आ रही है ना, देखें कैश का पता भी चल जाएगा, जो पुराना एसेट है वो तो हमारे पास ही है ना, उसका भी पता चल जाएगा। यहां पर जो अमाउंट लिखनी है ना, सारी बातें इसके ऊपर है कि न्यू एसेट किस वैल्यू पे लिखी। अब सपोज दैट तो इधर आपसे ये कह दिया जाए हम एक लैपटॉप और एक मोबाइल फोन की बात करते हैं, आपने मोबाइल फोन लिया और लैपटॉप दे दिया, मैंने आपसे पूछा कि जी मुझे बताएं आपने लैपटॉप कितने का लिया, आपने कहा मैंने पैसे नहीं दिए, मैंने लैपटॉप दिया। मैंने कहा अच्छा फिर लैपटॉप की कीमत बता दो। हमने कहा लैपटॉप मेरा 50,000 का था, उसकी मार्केट क्या वैल्यू थी। इसका मतलब है आप लैपटॉप देकर आ रहे हो, मोबाइल फोन लेकर आ रहे हो, तो लैपटॉप कितनी वैल्यू वाला देकर आ रहे हो, 50,000 वाला, तो फिर मोबाइल फोन की कीमत कितनी लिखोगे, 50,000। एक केस। दूसरा केस, हमने कहा जी बताओ मोबाइल की कीमत, आपने कहा जी लैपटॉप भी दिया है साथ 20,000 भी दिया है, तो फिर मोबाइल की कीमत क्या होगी, 70,000 के आपने एक तो मोबाइल भी दिया, सॉरी लैपटॉप भी दिया, और फिर आपने लैपटॉप दिया और 10,000 लिया, मतलब आपने मोबाइल फोन लिया, अब आपके पास मोबाइल फोन मैंने देखा, मैंने कहा बता इसकी कीमत क्या है, तो हमने कहा यार मैंने अपना 50,000 वाला लैपटॉप दिया उसको और साथ 10,000 भी उससे लिया है, तो फिर मोबाइल की कीमत इसका मतलब कितनी, 40,000। तो हमने जो नए एसेट की वैल्यू लिखनी है, ये तो हमारा तरीकाकार है ना, स्टैंडर्ड हमें क्या कहता है। अब स्टैंडर्ड पे चलते हैं। स्टैंडर्ड कहता है जो एसेट रिसीव्ड है उसकी कॉस्ट आपने कैसे लिखनी है, बाकी सारी बातें सेम है, वही पुरानी है। एसेट रिसीव्ड की कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट या एसेट रिसीव्ड। जी स्टैंडर्ड क्या कहता है, स्टैंडर्ड कहता है कि पहले भाई साहब ये चेक करो
लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है, या कमर्शियल सब्सटेंस है। कहते हैं पहले ये चेक करो, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है या कमर्शियल सब्सटेंस है। अब पहले तो कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या है, अगर मैं इसको बताऊं कि प्रॉपर स्टैंडर्ड की लैंग्वेज में इसे बोलते हैं नेचर, टाइमिंग एंड कॉस्ट या कैश फ्लो। वो क्या मतलब होता है कि जनाब कब ट्रांजैक्शन हुई, किसके साथ ट्रांजैक्शन हुई, कितनी अमाउंट से हुई, ये होता है कमर्शियल सब्सटेंस। मतलब तिजारत होना, तिजारत। क्या कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या है, अगर मैं सादा अल्फाज में बताऊं तो इसका क्या मतलब है, तिजारत, ट्रेड हुई है या नहीं। अगर है कमर्शियल सब्सटेंस, आप कहते हो नहीं तिजारत हुई है, हमने प्रॉपर इंडिपेंडेंट होकर काम किया, तो फिर तो देखेंगे कि क्या करना है। अगर लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या है कि हमारा कमर्शियल सब्सटेंस नहीं हुआ। सपोज दैट मैं एक सादा सी बात कहता हूं, आपके पास भी मोबाइल फोन है, मेरे पास भी मोबाइल फोन है। आपके पास जो मोबाइल फोन है वो है सपोज ब्लू कलर में, मेरे पास जो है वो है ब्लैक कलर में। सेम मॉडल है, सब कुछ सेम। आपको ब्लैक कलर पसंद है, मुझे ब्लू कलर पसंद है, लेकिन मोबाइल जो ब्लू है वो आपके पास है, ब्लैक है मेरे पास। हम कहते हैं यार ऐसा करते हैं कि हम एक्सचेंज कर लेते हैं, सेम मॉडल है, कोई पैसे का लेन देन नहीं, कोई कुछ नहीं, मैंने आपको अपना मोबाइल दे दिया, आपसे मोबाइल अपना ले लिया। वो कहते हैं कि ये कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, आपने शौक पूरे किए। मिसाल के तौर पर हमें कैसे पता चलेगा लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है, कहते हैं आपके एक्सचेंज करने से अगर जो आपके पास नया एसेट आया है पुराने एसेट की तरह ऑपरेट हो रहा है, नया जो आपके पास एसेट है उससे कोई फायदा या नुकसान भी पहले से नहीं हुआ, तो फिर इसका मतलब है लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है। दोबारा सुने, मैंने एसेट आपसे लिया और अपना एसेट दिया, जो मैंने एसेट लिया इस्तेमाल भी पुराने एसेट की तरह कर रहा हूं, फायदा भी पुराने एसेट की तरह आ रहा है, मेथड ऑफ ऑपरेशन में भी कोई मस्त चेंज नहीं आया। वो कहता है फिर ना ही हमने कोई कैश का लेन देन किया, वो कहते हैं कि ये क्या है, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। पेपर में लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस या वो लिख देगा या वो कहेगा देयर इज नो चेंज इन फ्यूचर कैश फ्लो, देयर इज नो चेंज इन ऑपरेटिंग मेथड, देयर इज नो चेंज इन सेविंग। मतलब उसके ट्रांजैक्शन करने से कोई भी चेंज नहीं आया, तो उसे बोलते हैं लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। अगर वो लिख देगा लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस के लिए कि ना ऑपरेशन मेथड में चेंज आया, ना फ्यूचर कैश फ्लो में चेंज आया, ना कोई कॉस्ट सेव हुई, कुछ भी फायदा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि एसेट बस एक्सचेंज हुआ, तो इसे क्या बोलते हैं, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। मिसाल के तौर पर आप एक हाउसिंग सोसाइटी में, आपका एक जगह पर प्लॉट है और आपके एक जानने वाले का किसी और जगह पर प्लॉट है। आप कहते हो कि यार एक ही सोसाइटी में रह रहे हैं, वहां पर मेरे घर वाले करीब हैं, मुझे वो प्लॉट दे दो, अब ये वाला प्लॉट ले लो ना। हमने कोई चेंज किया, कुछ भी फर्दर, कोई सिर्फ प्लॉट की एक्सचेंज हुई, तो इसे क्या बोलेंगे, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। तो लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस कब होता है, या तो वो क्वेश्चन के अंदर लिख देगा या देयर इज नो चेंज इन फ्यूचर कैश फ्लो, देयर इज नो चेंज इन सेविंग ऑपरेटिंग मेथड, और इसके लिए फिर होगा क्या, ज्यादातर सेम नेचर के एसेट एक्सचेंज होंगे। जैसे मैंने लैपटॉप और मोबाइल एक्सचेंज किया, क्या इसमें लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस हो सकता है, नहीं, क्योंकि इसमें तो नेचर ही चेंज है। या सपोज दैट मैंने आपको एक प्लॉट दे दिया और आपसे गाड़ी ले ली, तो क्या ये लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस हो सकता है, नहीं, ये फिर कमर्शियल सब्सटेंस में कवर होता है। तो लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस अगर होगा तो हम कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट किसके बराबर लिखेंगे, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश एडजस्टमेंट, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस, आई कैप ने तो कैश नहीं लिखा हुआ, लेकिन जी देखिए कैश किस तरह से, सपोज दैट हमने मोबाइल एक्सचेंज किए आपस में,
जो आपका मोबाइल है ना वो 6 महीने नया है, मेरा 6 महीने पुराना है, बाकी ऑपरेटिंग मेथड कोई बेनिफिट वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ 6 महीने की वजह से ना आपने कहा भाई मुझे तो 10,000 ऊपर चाहिए क्योंकि मेरा 6 महीने नया एसेट है। अब देखिए ना तो हमारे उसकी कोई कॉस्ट सेव हो रही है ना बाकी कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन कैश सिर्फ किस वजह से आए, वो नए होने की वजह से, तो इसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये वैसे स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये हो सकता है बल्कि होता भी है कि जब अगर हम कैश दे या ले तो उसकी कॉस्ट में कैश प्लस माइनस करते होते हैं। तो मेन आपको जब भी पेपर में लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस का आता है ना पेपर में, तो बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड, मतलब अब हमने जब ओल्ड एसेट तो आपका ही है ना, उसकी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेट डिडक्शन करके जो उसकी वैल्यू आएगी वो नए एसेट की कॉस्ट लिखोगे जाके। आगे चलते हैं, कमर्शियल सब्सटेंस हो तो क्या करते हैं, पहली बात लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस लिख देगा या कैसे पता चलेगा, ये 3 बातें लिखी होनी, नो चेंज इन फ्यूचर कैश फ्लो, नो चेंज इन यानी ऑपरेटिंग मेथड, नो चेंज इन कॉस्ट वगैरह, ये बात लिखेगा तो ओके, वरना नहीं। तीनों में से कोई एक भी हो सकती है। अब कमर्शियल सब्सटेंस कैसे होगा, नंबर 1 साइलेंट होता है, कुछ भी नहीं बताया होता, मतलब ना वो कहता है लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, ना उनमें से कोई कंडीशन बताता है, तो समझो फिर वो कमर्शियल सब्सटेंस है। अब अगर कमर्शियल सब्सटेंस होगा तो हम नए एसेट की वैल्यू कौन सी लिखेंगे, वो कहता है नंबर 1 कहता है कॉस्ट ऑफ एसेट रिसीव्ड, ये आप अकाउंट रिसीवेबल में पढ़ लेना, कॉस्ट ऑफ एसेट रिसीव्ड किसके बराबर होगा, वो कहेगा फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड। कॉस्ट ऑफ एसेट रिसीव्ड किसके बराबर होगी, फेयर वैल्यू ऑफ एस, जो आपने एसेट रिसीव किया ना उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू। शर्त ये है इफ, इसके नीचे लिखें इफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड या न्यू एसेट इज मोर रिलायबल, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड इज मोर रिलायबल। वो कहता है कि आप नए एसेट की फेयर वैल्यू पे लिख दो, उसकी मार्केट वैल्यू पे लिख दो कि जो उसकी मार्केट में वैल्यू है अगर वो रिलायबल है तो। कहता है अच्छा अगर नहीं रिलायबल तो, फिर वो कहता है दूसरा केस, वो कहता है कॉस्ट ऑफ एसेट रिसीव्ड इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश इफ fair value of old asset is more reliable। कहानी फिर क्या हुई, ये हम किसकी कर रहे हैं भला, कॉस्ट ऑफ एसेट रिसीव के एसेट रिसीव की कॉस्ट क्या होगी, हम एडिशन पढ़े ना, एडिशन की कॉस्ट पढ़े बेसिकली। वो कहता है कि अगर उसकी अपनी फेयर वैल्यू रिलायबल है ना तो उस पर लिख दो जो उसकी मार्केट में वैल्यू है। रिलायबल का मतलब है कि उस पर यकीन किया जा सके, मार्केट में अगर वो बेचना चाहे या खरीदना चाहे तो उस वैल्यू पे सेल परचेज उसकी होती है, उसे कहते हैं रिलायबल, वो मार्केट है उसकी इस वैल्यू पे। देखिए ना आपके पास एक मोबाइल है, आप मार्केट में लेकर जाना चाहते हो, हर बंदा उसको 50,000 का खरीदना चाह रहा है, इसका मतलब है उसकी फेयर वैल्यू रिलायबल है। और याद हो ये ना कि इसे आप कह रहे हो 50,000 है, मार्केट में उसकी 50,000 वैल्यू कोई नहीं देना चाहता, तो वो रिलायबल नहीं है। चले वो इधर अभी गौर करना है, अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई, वो इधर पहली कहानी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, अगर नए एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल है तो उसी ही वैल्यू पे उसकी कॉस्ट लिखते हैं। अगर ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल है तो फिर उसकी जो वैल्यू लिखेंगे नए एसेट की, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश। वही बात हुई ना, मैंने कहा कि मोबाइल आपने कितने का लिया,
आपने कहा जी मैंने लैपटॉप दिया है और इतना कैश दिया है, तो जो लैपटॉप है उसकी क्या वैल्यू थी 50,000, तो हमने उसकी क्या वैल्यू लिखी थी 50,000 प्लस 20,000, तो ये वही बात लिखी हुई है। जिसकी फेयर वैल्यू रिलायबल है उस पे उसको लिख दे। तीसरा केस, फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट इज रिलायबल, दोनों रिलायबल है, मतलब जो एसेट आपने बेचा है उसकी भी मार्केट है, उसकी भी वो वैल्यू जो आप उसकी भी मार्केट में जाए जो वैल्यू लगेगी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, हर बंदा उसकी वैल्यू देने के लिए तैयार है, और ओल्ड एसेट की भी फेयर वैल्यू रिलायबल है। तो स्टैंडर्ड कहता है आपकी तरफ से क्या गया, हमारी तरफ से तो ओल्ड एसेट गया ना, हमें कॉस्ट क्या पढ़नी चाहिए ओल्ड एसेट की, तो कहता है तीसरा केस, कॉस्ट ऑफ एसेट रिसीव्ड, मैं एसेट रिसीव की जगह ना न्यू एसेट लिखने लगा हूं, एक ही बात है, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट बराबर होगा फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश इफ बोथ फेयर वैल्यू इज रिलायबल, कहते दोनों एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल है, तो फिर कॉस्ट क्या लिखेंगे ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू प्लस माइनस, क्योंकि हमारी तरफ से तो हो गया ना। कोई एग्जांपल क्यों, कई एग्जांपल होंगे, टेंशन क्यों लेते हो, अभी पढ़ तो पूरा ले फिर मिक्स ना हो जाए। चौथा केस, चौथा केस क्या बन रहा है, चौथा केस अगर फेयर वैल्यू रिलायबल ना हो, अगर फेयर, अच्छा दोनों में से एक एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल है और एक की नहीं है, तो जिसकी रिलायबल होगी उस पे ले लेंगे, और अगर दोनों रिलायबल है तो फिर ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू प्लस माइनस कैश, और अगर दोनों ही रिलायबल नहीं है कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट किसके बराबर होगा, कैश कहां से आएगा, अभी मैंने कहा कि आपके लैपटॉप की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 50,000 और आप साथ 20,000 भी दे रहे हो, तो नए एसेट की वैल्यू क्या हुई, तो फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब है कि आपका वो लैपटॉप मार्केट में कितने का है, उसे बोलते हैं फेयर मार्केट वैल्यू। अब हमने मोबाइल खरीदा, उस बंदे को अपना 50,000 वाला लैपटॉप दिया, उसकी मार्केट वैल्यू क्या थी लैपटॉप की 50,000, और साथ 20,000 रुपए भी दिया, तो नया मोबाइल की कीमत कितनी बनी 70,000, फेयर वैल्यू फोल्ड एसेट प्लस माइनस, अगर पैसे लेता तो माइनस कर देता और दे रहा हूं तो प्लस कर देता, परेशान ना हुआ करें। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बहुत स्टूपिड सा कॉन्सेप्ट होता है और आपको समझ नहीं आ रही होती, तो तब एक गुस्सा आना नेचुरल बात होती है, लेकिन आप पूछ लिया करो। कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा दिमागी तौर पर आगे आगे वो हिला होता है, तो एक आम सी की बात भी समझ नहीं लग रही होती, ऐसा पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये नहीं हो कि आप, हाँ कोशिश किया करो कि अपने दिमाग को स्टूपिड चीजों से निकाल के ना कंसंट्रेशन रखा करो, फिर आपको समझ लगाएगी भी करेगी। तो सवाल पूछने से कभी ना घबराना, क्योंकि देखे ना मैं ये बातें करता हूं ना, भला क्यों करता हूं, मुझसे तो आप घबराते नहीं हो मुझे पता है, बेग साहब से भी ना घबराया करो, ठीक है। हाँ तो ना मतलब आपको एक कंफ्यूजन है, अगर वो आपको डांट देते हैं, वो टीचर है उस्ताद है डांट सकते हैं, नहीं जो भी कहते हैं, फिर भी सवाल पूछने से बाज नहीं आते होते, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो ना, डीठ बन के सवाल पूछते रहा करो। इंसल्ट आपकी तब होगी जब आप क्वालिफाई कर लो, तो फिर कोई बात आपको करे, उससे पहले आपकी कोई इज्जत नहीं, उससे पहले आपने सीखना है, चाहे जैसे मर्जी आपकी लर्निंग हो, सीखना है, रिजवान की तरह नहीं, इसके अलावा चले जी, फेयर वैल्यू सॉरी इस फिर क्या करते हैं, इधर इधर बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश, ये कौन सा केस बनेगा, इफ बोथ फेयर वैल्यू आर नॉट रिलायबल, अगर दोनों फेयर वैल्यू रिलायबल ना हो तब। ये हमारा केस तो अब खत्म हो गया, अब हम इनकी एग्जांपल्स पे चलते हैं।
ये हमारा टोटल है जनाब एक्सचेंज का केस। नजर आ रहा है या थोड़ा चले। सबसे पहले इसको समराइज करते हैं। पहली बात, अगर लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है, अच्छा बुक वैल्यू को दो जगह लिया जा सकता है। हम अब थोड़ा सा इसको समराइज करते हैं। बुक वैल्यू प्लस माइनस कैश दो तरह से, एक केस और ये दूसरा केस। अगर लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है तो बुक वैल्यू प्लस माइनस कैश, बुक वैल्यू फोल्ड एसेट। और अगर फेयर वैल्यू रिलायबल ना हो या लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस हो, डन। अब अगर ये दोनों केस ना हो तो फेयर वैल्यू ऑफ दैट एसेट विच वन इज मोर रिलायबल, उस एसेट की फेयर वैल्यू लेंगे जिस एसेट की फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबल है। और अगर दोनों ज्यादा रिलायबल है तो ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू प्लस माइनस। इसमें एक और खूबसूरत बात आपने नोट नहीं की होगी, जब जब ओल्ड एसेट की बात हुई है ना तो साथ प्लस माइनस कैश नजर आ रहा है, लेकिन जब न्यू एसेट की बात हुई है तो वैल्यू ही हमने उसकी ले ली कि इसकी वैल्यू भाई ये है, तो फिर तो प्लस माइनस कैश क्या करना है। मतलब मैंने कहा कि जो मैंने एसेट खरीदा है उसकी मार्केट में ये वैल्यू है, मैं उस पर लिख दूंगा। फिर जो मेरा कैश का ताल्लुक होगा वो मेरा गेन या लॉस फाइंड करने के लिए काम है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पेपर में सवाल को टैकल करना है। एंट्री तो आपको आ गई, सिर्फ न्यू एसेट के सामने वैल्यू कौन सी लिखनी है वो इस सारे स्ट्रक्चर को देख के। ठीक होगी बात। अब इसको हमने डिफरेंट तरीकों से देखना है आपको याद करवाने के लिए, और कल मैं आपको बोर्ड के ऊपर इसकी प्रेजेंटेशन भी करवाऊंगा कि इस एक्सचेंज के केस की, बल्कि ये सारा एडिशन के केस की, कि आपने वन बाय वन बता देना है। अब अगर हम इसको दूसरे तरीके से पढ़ते हैं तो सबसे पहले यहां पर यह लिखा जाएगा कि जनाब बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश, दो सिचुएशन में, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस और फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स नॉट रिलायबल, और फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश, दो केस। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट इज मोर रिलायबल, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस पे ये एक केस है, ये दूसरा केस है। ये ना इसको उल्टा भी पढ़ा रहा हूं। पहले लिखा कि वैल्यू किस तरह से लेनी है, अब हमने देखा कि पहले अगर फेयर वैल्यू को बेस बनाते हैं तो फिर किस तरह से करना है। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट इज मोर रिलायबल, और या फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट इज रिलायबल। सबसे ज्यादा पेपर में ये आ रहा होता है। पहले बुक वैल्यू पर दो केसेस में लिख सकते हैं, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस और फिर या का लफ्ज है, या फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट इज नॉट रिलायबल। ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू पे कब लिख सकते हैं, जब उसकी फेयर वैल्यू रिलायबल हो या दोनों रिलायबल हो, या फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट रिलायबल हो या दोनों रिलायबल हो। बाकी एक केस बन गया कि अगर फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज रिलायबल तो फिर उसी की फेयर वैल्यू ले लेंगे, उसमें कैश भी प्लस माइनस नहीं करते। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। न्यू एसेट में जब एसेट न्यू लेते हैं ना तो उसकी जो वैल्यू होगी उसी वैल्यू पे लिख देते हैं, क्योंकि हम ओल्ड एसेट देते हैं तो फिर देखते हैं कि मेरे ओल्ड एसेट की वैल्यू क्या है और मैं कैश कितना दे रहा हूँ, तो उसकी कॉस्ट बनती है। जैसे मैंने कहा ना, मैंने लैपटॉप भी दिया साथ कैश भी दिया, इसका मतलब नया एसेट में जो वैल्यू है वो मेरे लैपटॉप के बराबर है प्लस कैश के बराबर है। तो जब ओल्ड एसेट को कंपेयर करना है तब कैश लिखते हैं। जब न्यू एसेट बजाते खुद मैंने कहा कि मेरा एसेट इतने का है, नया एसेट वो तो है उतने का। जब एसेट नए की वैल्यू ही पता है तो उसमें प्लस माइनस कैश क्यों करूंगा मैं, वो जाएगा कैश। लेकिन मैं आपने कहा कि जी मैंने ये लैपटॉप खरीदना है या इसकी मार्केट में रिलायबल वैल्यू है 1 लाख रुपए,
वो उसकी वैल्यू 1 लाख है, चाहे आप पुराना एसेट दो ना दो, उसके साथ जो कुछ मर्जी दो, उसकी वैल्यू क्या है 1 लाख। हाँ जी, एक छोटा सा ऐसे ही क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस के तौर पर कर लेते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिएगा जरा। फिलहाल उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, हम सिर्फ ये देखते हैं, हमने सिर्फ जनरल एंट्री पास करते हैं। अब जनरल एंट्री आपके पास जब भी एक्सचेंज का केस आता है, जनरल एंट्री मैं लिख देता हूं कि किस तरह से होती है। नया एसेट डेबिट, accumulated depreciation डेबिट, और ओल्ड एसेट। कैश अगर लूंगा तो डेबिट, दूंगा तो क्रेडिट, और जो डिफरेंस आएगा वो एसओपीएल आएगा। ऐसा ही है। अब जरा तसल्ली से 3 पार्ट इसके हैं, उनको देखते हैं। लिखा है कि जो फॉलोइंग ट्रांजैक्शन है ना, 3 एक्सचेंज ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द फिक्स्ड एसेट। हम पहला सवाल देखते हैं, ये है पहला सवाल, ये वाला। वो कहता है कैश रिसीव्ड या पेड, कहता है ब्रैकेट में होगा तो पेड होगा और ब्रैकेट के बगैर होगा तो रिसीव्ड। तो ये जो 1.1 मिलियन है, ये कैश रिसीव्ड है या पेड है? तो रिसीव्ड होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट? डेबिट। आगे चलते हैं। इसका मतलब जो हमने एसेट दिया ज्यादा महंगा था। जो एसेट हमने, हमारा ज्यादा एसेट महंगा है क्योंकि हमने एसेट पैसे भी ले रहे हैं साथ। एसेट गिवन अप, गिवन अप वाला कौन सा होता है? ओल्ड। कहते हैं उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 10.3 मिलियन, उसकी बुक वैल्यू है 6.4 मिलियन। क्या कॉस्ट और बुक वैल्यू से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड हो सकती है? इनको माइनस कर दें, करो जरा माइनस। 10.3 और 6.4 मिलियन को माइनस करो, कितना? आगे चलते हैं। वो इधर अभी कहते हैं एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? और एसेट रिसीव्ड कौन सा हुआ? न्यू। उसकी फेयर वैल्यू क्या है? 7.1 मिलियन। ये उसने डाटा दे दिया। नीचे पहली ट्रांजैक्शन कहता है इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 1 फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर रिलायबल मेजरेबल। कहता है फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट इज रिलायबल। बताओ जब नए एसेट को मैं डेबिट करूंगा तो किस वैल्यू से करूंगा? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश। अगर कैश दे रहा हूंगा तो प्लस कर दूंगा और कैश ले रहा हूं तो माइनस कर दूंगा। वो जो मैंने कहा था, आपने ये एग्जांपल 50,000 वाली और लैपटॉप वाली एग्जांपल दिमाग में रखना कि आपने लैपटॉप भी दिया, 20,000 भी दिया, तो इसका मतलब है कीमत हुई 70,000। आपने लैपटॉप दिया, 10,000 ले लिया, तो कीमत थी 40,000। अब आपके पास ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू लेंगे और उसमें से जो कैश रिसीव कर रहे हैं माइनस कर देंगे, तो नए एसेट की वैल्यू क्या बनी? 8.5 माइनस 1.7. अब यहां पर एंट्री देखें, एसेट रिसीव करूंगा 7.4। ये सवाल बेसिकली हमने करना है। ओल्ड एसेट की कॉस्ट कितनी है? 10.3 मिलियन। ओल्ड एसेट की कॉस्ट कितनी है? 10.3 मिलियन। बल्कि मैं इसके ऊपर ही एंट्री पास कर देता हूं यहां पर कहीं। हाँ जी, अक्यूमुलेटेड डेप्थ कितनी है? 3.9 मिलियन। बताओ कैश रिसीव किया, पे किया? रिसीव किया है तो डेबिट होगा। यहां पर ऊपर कैश डेबिट भी लिख देता हूं 1.1। जो डिफरेंस आएगा या वो गेन होगा या वो लॉस होगा, तो बताएं जरा।
गेन ही आना है क्योंकि हमारा एसेट ज्यादा महंगा है। SO3 है। कितना आंसर आ गया? 2 पॉइंट। अच्छा, मेन हमारा टारगेट था ये वाला, न्यू एसेट की वैल्यू कौन सी लिखनी है। तो न्यू एसेट की वैल्यू कौन सी लिखी? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस। अब दूसरे में देखें, सारी बातें वही हैं। आप कैश पे कर रहे हो, ओल्ड एसेट की वैल्यू कॉस्ट ये है, उसकी बुक वैल्यू ये है, उसकी फेयर वैल्यू ये है, और नए एसेट की फेयर वैल्यू 9 मिलियन है। और ये बात पढ़े, कहता है ट्रांजैक्शन 2 फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड इज क्लियरली मोर एविडेंट। कहता है जो नए एसेट की वैल्यू, जो नया एसेट लिया है ना, उसकी फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबल है। तो फिर नए एसेट की कॉस्ट कितनी होगी? फेयर वैल्यू ऑफ दिल कर रहा था। देखिए, आपने एसेट लिया, इस केस में क्या करना था? पहले केस में क्या करना था? दोनों फेयर वैल्यू रिलायबल है, तो क्या करना था? कौन सी वैल्यू आनी चाहिए थी? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश। फेयर वैल्यू ओल्ड एसेट प्लस, अगर कैश दूंगा तो प्लस, लूंगा तो माइनस। तो मैं कैश रिसीव कर रहा था। अब इसकी में क्या कह रहा है वो? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड इज मोर क्लियरली एविडेंट। बताओ नए एसेट की कॉस्ट क्या आएगी? फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट, बस फेयर वैल्यू ऑफ। अब जब मैं एंट्री पास करूंगा, मेरा एसेट डेबिट होगा, न्यू एसेट डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, ओल्ड एसेट क्रेडिट। ये तो सीधा सीधा 3 बातें तो स्टेट है। बताओ नए एसेट की जगह क्या वैल्यू लिखूं? फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट 9। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है पुराने एसेट की? इन दोनों को माइनस करते, 12.4 माइनस 7.3, 5 पॉइंट। और ओल्ड एसेट की कॉस्ट कितनी आ रही है? 12.4। कैश ले रहा हूं या दे रहा हूं? तो कैश क्रेडिट 2 पॉइंट। होगी सारी बातें। जो डिफरेंस आएगा वो एसओपी है, जो डिफरेंस आएगा वो एसओपी है। कितना डिफरेंस आ रहा है? 0 पॉइंट। अब आ जाते हैं लास्ट केस इसके अंदर। ये डाटा उसने दे दिया, यहां पर देखें, इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 3 फेयर वैल्यू ऑफ नीदर एसेट इज रिलायबल, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, और कैश भी नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ बुक वैल्यू ऑफ, तो नया एसेट बुक वैल्यू से डेबिट कर दोगे, और बाकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इसमें नो गेन नो लॉस आए। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों ने आई कैप की किताब से क्वेश्चन कर लेना है। क्या मतलब बुक नहीं है? तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो कर लेना, और कुछ आपने ना इसकी जर्नल एंट्री पास करके आनी है, और मैं कुछ क्वेश्चन आपको शेयर कर दूंगा, तो वो आपने करके आने। यहां से आपकी ये दोबारा क्वेश्चन कर लेना। किस चीज का? आपने कल का ये जो आपका आई कैप की किताब का रीडिंग वाला सिस्टम है, आपने ये आई कैप की किताब से पढ़ना है, यहां से लेकर, और ये सवाल है आपका यहां तक। पेज नंबर है 56, पेज 56 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, और ये अंग्रेजी का पैराग्राफ भी पढ़ने हैं। अंग्रेजी का पैराग्राफ आपके एमसीक्यूज हल करवाएगा, और जो बाकी सिस्टम है उससे आपके सवाल हल हो जाएंगे। ठीक है, और एक आपको मैं एक्सचेंज के कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा, उसके 5-10 क्वेश्चन शेयर करूंगा, 5 आपने करके आना, बस एक एंट्री पास करनी है, जर्नल एंट्री। फिर तो आप 10 के 10 भी कर सकते हो।